हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। जैसा आपको पता है कि हमारी बेसिकली 9th क्लास है और उसी में हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर आपको देखेंगे। पहले हम लोग आपका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। पालमपुर गाँव की कहानी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से मिलकर देखा और पालमपुर में किस प्रकार की क्रियाविधि हो रही थी, एक्टिविटीज थी, क्या क्या चीजें थी, किस सेक्टर में पालमपुर पूरा काम कर रहा था, इसकी पूरी मैकेनिज्म हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, गौर कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम इसमें चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ। और जो ये अगला चैप्टर है वो है संसाधन के रूप में लोग, यानी कि हम लोगों को कैसे आपका रिसोर्सेज की तरह यूज कर सकते हैं, या हम रिसोर्सेज में इंसान को, हम रिसोर्स कैसे बनाए इंसान को, इसके रूप में हमारा पूरा चैप्टर है। यानी कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज आपके डेवलपमेंट के ऊपर हमारा चैप्टर है। क्लियर है? संसाधन के रूप में लोग, क्लियर है? तो रिसोर्सेज बेसिकली कौन हुए? ह्यूमन हुआ, उसको हम लोग आपका देखने वाले हैं। साधारण के रूप में लोग, अध्याय जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में कह रहे हैं। जो संसाधन के रूप में लोग हैं, ये जो हमारा चैप्टर है जनसंख्या की जो अर्थव्यवस्था है उसका दायित्व है, उसकी जो परिसंपत्ति के रूप में व्याख्यान करने का प्रयास कर रहा है। यानी कि बता रहा है कि जो अर्थव्यवस्था का दायित्व वो क्या है, आपका अधिक परिसंपत्ति के रूप में जनसंख्या है। जब शिक्षित, प्रशिक्षित और चिकित्सा आपका सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वहीं मानव जनसंख्या आपका मानव पूंजी में बदल जाती है। ध्यान दीजिए, ये चीजें आपको पूरे जीवन पीछे नहीं छोड़ने वाली। वो क्या है? शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा में जो आपका निवेश है, इसी इन्वेस्टमेंट के कारण क्या होगा? जनसंख्या को आपका मानव पूंजी में बदल सकते हैं। यानी कि जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपके पास है, आप उसको कैसे यूज करोगे, आप उसका लाभ कैसे उठाओगे। जब तक आप उसे शिक्षित नहीं करोगे, जब तक आप उसको कोई आपका ट्रेनिंग नहीं दोगे, कोई आप उसको प्रशिक्षित नहीं करोगे, या कोई उसको आप हेल्थ फैसिलिटी नहीं दोगे, तब तक ये सारी जनसंख्या जनसंख्या ही रहेगी, भीड़ बनी रहेगी। वो रिसोर्सेज नहीं बन सकती, वो आपका रिसोर्स नहीं बन सकती। रिसोर्स आप कब बनेगी? जब ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इसके अंतर्गत हो जाएंगी, मानव पूंजी में आ जाएंगी, यानी इंसान ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। बेसिकली है क्या? जो मानव पूंजी वो क्या है? कौशल है, उसके स्किल है, और साथ में क्या है? उसके पास निहित चीजें हैं, यानी कि वो कैसे प्रोडक्शन कर सकता है, उसके माइंड मेकिंग में जो आपकी चीजें हैं, उसी को हमने यहां इसमें देख लिया है। ठीक है, अब कह रहे हैं संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल एवं क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्य का वर्णन लोग को का करने का तरीका है। कह रहे संसाधन के रूप में जो लोग हैं, उनका प्रेजेंट आपकी स्किल क्या है, उनकी क्षमता क्या है, और किसी देश के कार्य करने में उनका वर्णन का तरीका क्या है, ये सारी चीजें उसमें आपका हम लोग इनको देख सकते हैं। उत्पादक पहले की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सर्जन में योगदान और उनकी क्षमताओं पर बल देना है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है, एक विशाल, यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। कह रहे जो इतनी बड़ी हमारे पास आपकी जनसंख्या है, यह एक क्या है? एक आपका विशाल, आपका सकारात्मक हमारे पास पहल है, एक पॉजिटिव एक्शन है हमारे पास, जिसमें प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसे नकारात्मक पहलू को देखते हैं। भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को जनसंख्या की पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय ये करते हैं, सारी चीजों को हम लोग विचार करते हैं। जब इस मानवता पर, संसाधन पर और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी कहते हैं। तब क्या कहते हैं? इसे मानव पूंजी कहते हैं। ठीक, जो भौतिक पूंजी के निर्मित भौतिक की उत्पादक शक्ति में आपका वृद्धि करता है। क्या करता है? जो उत्पादन क्षमता है उसमें आपका वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के द्वारा भौतिक पूंजी ही
प्राप्ति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोग ही उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली आय के साथ साथ अधिक स्वास्थ्य में उच्च उत्पादकता के रूप में देखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं? कैसे वो अधिक आपका प्रोड्यूसर बनेगा, इसको तो हमको आपका देखना पड़ेगा कि कैसे उच्च उत्पादकता हो रही है, उसी के आधार पर हम लोग आपका इसको देख सकते हैं। लेकिन आवश्यक यह नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश का दायित्व भी हो। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप कहेंगे भैया बस ये आपका जो है पॉपुलेशन मात्र एक आपका रिस्पॉन्डिव जो हमारा रिस्पॉन्सिबल मात्र है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे उत्पादक संपत्ति में बदला जा सकता है। ये सबसे बढ़िया इस चैप्टर की मैं टैगलाइन मानता हूँ। क्या कि अगर एक जो हमारे पास इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या किसी देश की, वो देश का दायित्व भी हो, आप वो जिम्मेदारी मत मानिए, बल्कि क्या है, मानव पूंजी में निवेश के द्वारा इसे एक आपका उत्पादन परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसके 34% युवा भारत में है। आप सोचिए कितनी यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, कितना काम स्किल करने का हमारे पास है। अगर हम उस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हम आपका डेवलप कर दें, स्किल कर दें, तो मान लीजिए प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में हम कर पाएंगे और हम उसका एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ हम लोग आपका बन पाएंगे आपका ट्रेड में। इसलिए अगर हम उसमें अपना उन जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है हम उसको डेवलप कर दें, कैसे करना होगा उसको, हम अगर हम लोग एजुकेटेड कर दें, उसको हम कोई आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दें और उसको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी दे दें, तो ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग, औद्योगिक और श्रमों के परीक्षण द्वारा उपयोगी अनुसंधान आदि पर संसाधनों द्वारा व्यय है। ये कैसा है? इन चीजों पर आपका खर्च है। अब देखिए, एक कहानी को हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षा इत्यादि में निवेश करने से कैसे आपका लोग मानव पूंजी में बदलते हैं, क्या है चेंजी है। तो दो हम लोग जो स्टोरी है इसमें बेसिकली हम उनको एनालिसिस करेंगे और उन्हीं स्टोरी के बेसिस पर हम सारी चीजों को हम लोग आपका देख लेंगे। दो मित्र विलास और सकल एक ही गांव में सेमापुर में रहते हैं। सकल की आयु 12 वर्ष है। उनकी मां शीला घर का कामकाज देखती है। जो उनकी मां शीला है वो क्या करती है? घर का कामकाज देखती है। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते हैं। सकल की बात कर रहे हैं। विलास और सकल एक ही गांव में रहते हैं। सकल की आयु 12 वर्ष है। मां घर का कामकाज देखती है और पिता बूटा सिंह चौधरी क्या है? खेत में काम करते हैं। सकल के कामकाज में अपनी मां की मदद करता है। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू भी की बाप का देखभाल करता है। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था। क्या है? मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन वो घर में आपका बेकार बैठा क्योंकि उसमें कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़ लिख ले और वे गांव के ही स्कूल में नाम लिखाने पर जोर देते हैं। अब उनकी कोशिश क्या रहती है कि हमारा बच्चा कुछ पढ़ लिख ले, तो एक काम करते हैं गांव के स्कूल में ही आपका दाखिला जो है इसको दिला देते हैं ताकि ये आपका पढ़ लिख ले, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश आपका पा लिया, यानी कि उसका जो एडमिशन है वो हो गया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास कर ली, यानी कि 10th-12th कर ली। फिर उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे सकल ने एक कंप्यूटर के वेबसाइट कोर्स का अध्ययन किया, यानी कि कोई बाप का डिप्लोमा कर लिया उसने। क्लियर है? क्या कर लिया उसने? कोई आपका डिप्लोमा, बीटेक इस तरीके से कुछ कर लिया। सकल प्रतिभाशाली था और कह रहे सकल क्या था आपका? प्रतिभाशाली, यानी कि उसके अंदर हुनर था और वो लोगों को अपनी चीजों में काम करने में ज्यादा अट्रैक्ट होता। आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया और कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने इस प्रकार का सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया, इस सॉफ्टवेयर से फर्म की बिक्री बढ़ने में सहायक मिल गई। उसके बॉस ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसका प्रमोशन कर दिया। क्या कर दिया? उसका प्रमोशन।
यानी कि अब आपने बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से देख लिया कि जो ये हमारा बच्चा है आपका कौन, सकल। तो सकल कैसा है, पढ़ा, एडमिशन लिया और उसने एक अच्छा सा डिप्लोमा किया, एडमिशन पार लिया और वो आपका चला गया। क्लियर हो गया। अब देखिए होता क्या है, अब सकल की कहानी तो हमने पढ़ ली। अब सकल के बाद एक कहानी है विलास की। अब दोनों एक ही गांव में रहते हैं। अब विलास 11 वर्ष का एक लड़का है, वह सकल के गांव में ही रहता है। विलास के माता पिता महेश आपके मछुआरे थे। विलास जब 2 वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां गीता ने मछली बेचकर अपने परिवार का पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछली खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछली बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपए ही कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। अब उसे क्या हो गया, अब गठिया हो गई। उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी डॉक्टर को दिखा सके। वह स्कूल भी नहीं जा सकती थी। उसने पढ़ाई में रुचि नहीं ली। वह खाना पकाने में अपनी मां की मदद करता और छोटे मोटे भाई मोहन की देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी मां बीमार पड़ गई। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास उसकी मां में मछली बेचने के लिए बाध्य हुआ और अपनी मां की तरह ही वह कम कम ही काम पाता था। यानी कि जो उसकी मां है उसकी तरह ही वो कम काम जो था आपका पा रहा था विलास। देख लिया। अब ये बेचारे स्कूल बाबूजी बन रहे हैं, ये इस तरह से खड़े हैं। आप इस इमेज को देख सकते हैं। चलिए आगे देखें। अब दोनों कहानी का आपने कंपैरिजन कर लिया। अब कह रहे हैं कि इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन से हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। सकल शारीरिक रूप से हष्ट था और स्वस्थ था और उसे बार बार डॉक्टर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास आपका गठिया का रोगी था, उसके पास डॉक्टर के जाने का साधन भी आपका नहीं था। सकल ने सरकार एक कंप्यूटर में डिग्री आपकी प्राप्त कर ली थी और सकल को एक आपका प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता था जो उसकी माँ करती थी। उसकी माँ की तरह ही उसके परिवार के पालने पोसने के लिए जो आय थी वो कैसी थी, वो आय कैसी थी, बहुत कम थी। क्योंकि जिस तरह से उसके माँ बाप कमा रहे 150 रुपए पर डे, वो सब कुछ बेच के बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ वो 150 रुपए कमाते थे जो उसके परिवार की केवल आय भोग मात्र था। सकल के मामले में कोई कई वर्षों में शिक्षा ने श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है और इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद किसी वस्तु के रूप में प्रतिफल मिलता है। कैसे मिलता है आपका, ये सारी चीज आपका प्रतिफल उसको मिलता है। विलास को उसके जीवन में आरंभिक भाग में कोई शिक्षा स्वास्थ्य नहीं मिल सकती थी। वह अपनी मां की भांति ही मछली बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसलिए वह अपनी मां की तरह ही अकुशल श्रमिक आपका वेतन पाता रहा। यानी कि उसके पास कोई भी स्किल नहीं थी और वो अकुशल श्रमिक था। देखिए काम तो वो भी कर रहा है, मछली बेच रहा है, वो जॉब कर रहा है क्योंकि उसके पास स्किल थी, उसने कुछ सीख लिया था कंप्यूटर का एक आपका डिप्लोमा करके, तो वो आपका पैसा कमा रहा था। यानी कि वो क्या था, स्किलफुल था। और जिसमें स्किल होती है उसमें काम के विकल्प, काम की क्षमता और काम जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये क्या था, उसके पास आपका मौका था। उसे मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा द्वारा निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अगर हम बाकी में ह्यूमन को रिसोर्सेज बनाना चाहते हैं, अगर हम आज उसकी शिक्षा में और स्वास्थ्य में निवेश करेंगे तो क्या होगा, भविष्य हमें उच्च प्रतिफल प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल आप सकल का देख सकते हैं। सकल को अच्छी एजुकेशन मिली, यानी कि पैसा खर्च किया गया, उसमें निवेश हुआ। हेल्थ फैसिलिटी अच्छी थी, यानी कि वो आपका बीमार नहीं पड़ा। अगर उसी तरह जिस तरह से विलास को नौकरी मिली और सकल पर एजुकेशन दी होती और उसका अच्छा इलाज हुआ होता तो आज वो भी विलास की तरह किसी प्राइवेट कंपनी या अन्य जगह आपका जॉब कर रहा होता। यानी कि एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हम लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे हमारे देश के लिए आपका उपयोगी हो सकती है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम शिक्षा
और स्वास्थ्य में निवेश करें। और इसीलिए आज अगर आप लोग वर्तमान में इस भूमि को देखोगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ क्या हो रहा है। जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो आपके शिक्षा में और हेल्थ में हो रहे हैं। ये आप वर्तमान में जो हमारे बजट आता है सरकार का, आप वहां से पढ़कर इसको समझ सकते हैं। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपका निवेश किया गया था, भविष्य में उच्च आय और समाज को बेहतर योगदान में अधिक प्रतिफल देता है। अगर हमने उसकी शिक्षा और हेल्थ में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है तो फ्यूचर में क्या होगा, उसकी आय बढ़ेगी और आय से क्या होगा, समाज में योगदान देगा और इससे क्या होगा, अधिक प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब होता है ज्यादा लाभ होना। क्लियर है? देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। कि जो लोग एजुकेटेड आपके माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं, एजुकेशन पे अच्छा खासा जो आपका पैसा है वो लोग आपका खर्च करते हैं। कह रहे हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्वयं भी शिक्षा के महत्व और अनुभव क्या होता है, वे उच्च पोषित और स्वच्छता के प्रति सचेत होते हैं। और कह रहे हैं इसलिए उन्हें अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। इस तरह से मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वस्थित और सुविधाजनित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक आपका दूध चक्र में सचेत करते हैं और अपने बच्चों की तरह ही सुविधाओं से वंचित अवस्था में रह जाते हैं। यानी कि अगर कोई एक बार उस स्थिति में फंस गया कि जिस तरह से वो खुद थे, तो वहां से निकलना, बार बार हेल्थ प्रॉब्लम संबंधी चीजें, ये सारी चीजें जो है आपकी समस्या जो है बनी रहती हैं। अब देखिए, अब ये व्यक्ति है, इसने कुछ आपका कपड़े सिलना सीख लिया, ये कुछ आपका इंजीनियर हो गया, ये कोई टीचर हो गया, और ये आपका बीमार व्यक्ति है, वो डॉक्टर इसका इलाज कर रहा है। अगर हम आपके इन पर आपका भविष्य में, आपका निकट भविष्य के लिए अगर हम लोग उन पर खर्च नहीं करेंगे शिक्षा में, तो हमको डॉक्टर इंजीनियर कैसे प्राप्त होंगे और नई नई चीजें हमें कैसे मिलेंगी। तो यहाँ तक इतना पढ़ा है, एक बार देख लीजिए, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी पूछ लीजिए। अब कह रहे हैं कि जापान जैसे जो आपके देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है। वहां क्या करते हैं, ह्यूमन पर आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। तभी तो वहां देखिए, वहां की टेक्नोलॉजी, वहां के काम करने के तरीके, और वहां की आप देखेंगे जापान में आदमी सबसे लंबा जीता है। भारत की ऑन एवरेज अगर आप देखो तो 63 ईयर आपका पुरुषों की और 65 ईयर वो आपके महिलाओं की एज है। क्लियर है? और वहां मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको 91, 89, ये आपका वहां की फीमेल है और ये मेल की एवरेज एज है। क्यों? क्योंकि वहां हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ये नंबर ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, चलिए। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कह रहे जापान के पास कोई आपका नेचुरल रिसोर्स नहीं है। यह विकसित धनी देश है, वे अपने देशों के साथ आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों को आयात करता है। कह रहे जितनी भी उसे नेचुरल चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो सबको खरीदता है, आयात करता है, यानी कि बाहर से और देशों से मंगवाता है। तो कह रहे हैं वे कैसे धनी और विकसित बन गया? भैया ऐसा क्या करा कि जब प्राकृतिक संसाधन ही फिर भी वो आपका मालदार बन गया? कह रहे हैं कि उनके लोगों में निवेश के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया जाता है। उन लोगों में भूमि और पूंजी जैसे उस संसाधन की कौशल उपयोगिता की जाती है। इनसे लोगों में जो कुशल और प्रौद्योगिकी विकसित होती है वह देश में धनी और विकसित होते हैं। कह रहे जिस तरह से लोगों के पास स्किल होगा और पढ़ लिख जाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का आपके इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके इन्वेंशन होगा और उसी से क्या होगा, वो पैसा कमाएंगे और वही पैसा उनको क्या करेगा, मालदार बनाएगा। अब यहां देखिए कि पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। कह रहे पुरुष और महिला कैसे आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में काम करते हैं, इसी को हम लोग आपका जान सकते हैं। विलास और शकल की कहानी, लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न है। कह रहे हैं जो आपका विलास है और जो शकल है,
ये आपके तरह के लोगों की जो आपके क्रियाकलाप है, ठीक। ये में जो आपका संलग्न है। हमने देखा है कि विलास मछली बेचता है और सकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों में तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। कह रहे जितनी भी एक्टिविटी होती है बेसिकली आपका तीन सेक्टर में होती है, तीन क्षेत्र में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में क्या होता है, एग्रीकल्चर, मत्स्य, मुर्गी पालन, फिशरीज, ये सारी चीज होती है। सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चर यूनिट है बेसिकली, जो आपकी इंडस्ट्री वगैरह। और थर्ड में क्या हो गया, आपका सर्विस हो गया, आपका ट्रेड हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, आपकी शिक्षा हो गया। यानी कि जब हम किसी को आपकी सर्विस देते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूँ। अगर मैं इस पेन को बनाऊंगा तो मैं सेकेंडरी में हो गया, और अगर मैं ये पेड़ में अगर कोई खेती करूंगा तो मैं बेसिकली प्राइमरी में हो गया। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक। यानी तीन भागों में आपका वर्गीकृत है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गा पालन और खनन उत्खनन शामिल है। ये सारी चीज क्या होती हैं कि आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आपका आती है। इन क्षेत्रों में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप सकल राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं में पारिश्रमिक आपका भुगतान किया जाता है। इनमें सेवा सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल है। अब कह रहे हैं कि गैर बाजार क्रियाओं से अभी प्राप्त स्व उपभोक्ता का उत्पादन में प्राथमिक उत्पाद उपभोग प्रसरण में अचल संपत्तियों का स्वलेख है। कैसी हैं, अचल संपत्ति के कैसे है स्वलेख। अब देखिए, अब ये इस चीज को आपका बड़ा अच्छे समझाया गया है। तो आपके क्रियाकलाप है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को इसमें दिखाया गया है। देखिए, कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी का?
चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, क्योंकि हम चैप्टर को पूरा आपका देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको अच्छे से घर जाकर रिवीजन करके आइए। कोई क्वेरी, कोई डाउट बढ़ती है, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।